नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का टकराव ये कोई नई बात नहीं है। 2014 के बाद से जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार आई, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां हमेशा टकरार के मूड में रहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन सबसे अलग हैं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन उनको बार बार ये मुगालता रहता है कि शायद मैं तो दिल्ली का मालिक हूं। और इसको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली सरकार है, वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको ये समझाया कि आप पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए यहां पूरे अधिकार एलजी को लेने का है। इसको लेकर मामला फिर टकराव में आया और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। इस पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जमीन और पुलिस से जुड़े मामले केंद्र देखेगा और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग ये काम दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा। इसके बाद हुआ यह कि उसके बाद जो आईएएस अधिकारी थे उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने इसका खुलासा किया है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, आईआरएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और दानिश अधिकारी हैं, उनको उत्पीड़ित किया जाने लगा, उनको टॉर्चर किए जाने लगा और जबरदस्ती उनसे फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा किया गया। इसकी शिकायत लिखित में 8 अधिकारियों ने, जी हां 8 वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के एलजी और गृह मंत्रालय को दी है, मुख्य सचिव को दी है। अब यह मामला गंभीर बन जाता है। इसको देखते हुए जब यह कंप्लेंट आई तो केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और केंद्र सरकार यह समझ रहा था कि यदि उन्होंने कोई इस समय एक्शन नहीं लिया तो ये जो अधिकारी काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, इनका उत्पीड़न जैसा हो रहा है तो कई घोटालों की फाइलें और कई संवैधानिक घोटाले, कई दिल्ली सरकार के जो घोटाले हैं उनकी जो फाइलें हैं कहीं उनसे छेड़छाड़ ना हो जाए। इसमें यह शंका इसलिए पैदा हुई कि जो दिल्ली का सतर्कता विभाग है, उस सतर्कता विभाग के सचिव ने एक कंप्लेंट की कि उनको उनके ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है और उनसे सारे काम ले लिए गए हैं और मौखिक आदेश देकर यह कह दिया गया कि आप अपने कमरे में नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने शंका जाहिर की कि क्योंकि दिल्ली का जो अभी मुख्यमंत्री आवास नया बना है, जिसमें 45 करोड़ रुपए से एक घोटाले की बात आ रही है कि 8-8 लाख रुपए के उसमें पर्दे लगाए गए, 4-4 लाख रुपए के कमोड लगाए गए, तो उसमें घोटाला था। और घोटाला एक बड़ा तो साफ साफ दिख ही रहा है कि पुरानी बिल्डिंग जो सीएम पुराना आवास था उसके रिनोवेशन के नाम पर पैसे लिए गए, जबकि बनाई नई बिल्डिंग गई। तो ये फाइलें सारी और शराब जो एक नीति थी उसमें परिवर्तन किया गया, ये सारी सतर्कता जो अधिकारी है, सतर्कता सचिव है, उनके पास थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऑफिस से अलग करके और उसका चार्ज किसी और को दे दिया गया, तो इसका मतलब सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। ये सारा मामला देखते हुए केंद्र ने इस पर एक्शन लिया और केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और उस अध्यादेश जारी करके ये कह दिया कि जो भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं और दानिश अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी मंत्री के कहने से नहीं होगा। अब इसके लिए एक उन्होंने कमेटी बना दी 3 लोगों की, जिसकी अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल जी को ही दी, लेकिन यह कह दिया कि किसी भी विवाद की स्थिति में फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो फाइनल डिसीजन यह होगा दिल्ली के एलजी का। यानी एक बार फिर से दिल्ली के एलजी को अधिकार दे दिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से। अब इस अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल तैयारी करने लगे और इस तैयारी में विपक्ष के नेताओं से कांटेक्ट किए गए। उसमें आपको बता दूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, ये सब मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल जी से मिलने पहुंचे और मीडिया के सामने आकर केजरीवाल ने कहा कि मैं ये जो मिलने आए हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि अब मैं इस तैयारी में हूं कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है उसको 6 महीने के अंदर उनको
लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा। तो लोकसभा में तो आप देख ही रहे हैं कि भाजपा को पूरा समर्थन है, यानी उनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उनको किसी ना किसी अन्य दल की मदद की जरूरत पड़ती है यदि कोई प्रस्ताव पास कराना हो। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं अब पूरे विपक्ष के पास जाऊंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब राज्यसभा में यह बिल आएगा, अध्यादेश आएगा, इस पर वोट ना करें, इसको पास ना होने दें। और अगर ये पास नहीं हुआ तो वो कहते हैं ये 2024 का सेमीफाइनल होगा, सरकार को एक मैसेज जाएगा कि हम एकजुट हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि पढ़े लिखे हैं, दिमाग से काम करते हैं, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए किस तरह से अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको काम से हटाया जा रहा है, और जब इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है उसमें कई विपक्षी नेताओं की मदद ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को हम पास नहीं होने देंगे। हालांकि केंद्र सरकार के पास अध्यादेश पास कराने के लिए 6 महीने हैं, तो 6 महीने में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। घोटालों की जांच और जांच में कार्रवाई, 6 महीने का बहुत समय होता है सीबीआई और ईडी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर सोच रहे हैं कि वो 6 महीने में इस अध्यादेश को फेल करा देंगे, पास नहीं होने देंगे, वोट नहीं होने देंगे, पहली बात तो ये है कि 6 महीने में वो जेल के बाहर भी रह पाएंगे कि नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। अगर जिस तरह से पिछले ट्रैक को देखें कि सीबीआई और ईडी जो जांच कर रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए शराब घोटाले में बुलाया था, उस बात को छोड़ दें। लेकिन एक नया घोटाला जब सामने आया है, ऑपरेशन शीश महल के माध्यम से टाइम्स नाउ नवभारत ने जो खुलासा किया कि पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ लिए गए, लेकिन बना दी एक नई बिल्डिंग। अब ये जिसने बनाई दोषी तो वो है, लेकिन इसमें एक बात नई सामने आई कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी खुद सामान खरीदने के लिए गई, पेमेंट ठेकेदार ने दी। तो क्या ये इंटरफेयर नहीं है? क्या ये कोई घोटाला बनता है? इसकी जांच एजेंसियां करेंगी। अभी फाइल मूव हुई है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार को भी इस बात का तो पहले से पता ही था कि दिल्ली का ये जो टकराव है ये मीडिया में आएगा, विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बनाएंगी और राज्यसभा में इसको टकराव को वो टक्कर दे सकते हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार इसको तत्काल लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी उसी को पुनर्विचार याचिका लगाई है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो दिल्ली सरकार अधिकारियों को डरा धमका रही है। और इस बात को सॉलिसिटर जनरल ने पहले भी रखा था कि भाई अगर आप दिल्ली सरकार को ये पावर दे देंगे तो दिल्ली में कई घोटालों की जांच चल रही है, ऐसे में अधिकारियों को दबाव में लिया जा सकता है, तो ये आदेश ना दें। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना था, उनको लगता था कि भाई ये गलत दलीलें हैं, जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अब आपको बता दूं कि कई अधिकारी सामने आए हैं और बाकायदा उन्होंने दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को लिखित में शिकायत दी है। इसमें आपको बता दूं कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने लिखा है, लिखित में है, जो रिपब्लिक ने दावा किया है। वो कहते हैं ऐसे कैसे साइन नहीं करेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, इसके बाद तेरा कैरियर खत्म, तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। ये लाइनें मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं दिल्ली में, उनके लिए लिखी है, लिखित में दी है। ये दावा रिपब्लिक का है, मेरे पास इस दावे का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन रिपब्लिक कहता है कि हमारे पास उसकी कॉपी है जो कंप्लेंट दी गई है। इस कंप्लेंट करने वालों में आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं और दानिश अधिकारी हैं। इसमें आपको बता दें पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह, सतर्कता विशेष सचिव YVVJ राजशेखर, ऊर्जा सचिव शूरवीर सिंह, और इसमें जो एसीबी है जो जांच करती है दिल्ली में भ्रष्टाचार की, वो आईपीएस अधिकारी हैं, उसके हेड मधुर वर्मा, और आईआरएस अधिकारी जो एमसीडी में जो हाउस टैक्स है उसके कलेक्टर हैं कुणाल कश्यप, और दानिश अधिकारी अमिताभ जोशी। इतने अधिकारियों ने लिखित में शिकायत दी है कि हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, हमसे गलत काम पे साइन कराए जाने की बात करी जा रही है, यदि हम नहीं कर रहे हैं
तो हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर लगाए हैं। अब इस मामले में जब केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी, इस पर पुनर्याचिका पर विचार होगा, और जब ये IRS IAS अधिकारियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में रखी जाएंगी तो ये माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर नए सिरे से विचार करेगा कि पहले जो हमने अधिकार दे दिए थे कि दिल्ली सरकार को, कहीं ना कहीं वो गलत दे दिया। क्योंकि एक कहावत है हमारे गांव में, मैं ये किसी नेता के लिए नहीं कह रहा हूं, कि बंदर के हाथ में उस्तरा यदि दे दें तो वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बंदर को पता नहीं होता है वो किसको कैसे किधर मार दे, उस्तरा घाव कर देता है, और इसलिए कहा गया कि ना देना चाहिए। ये दलीलें बीजेपी के नेताओं ने रखी और ये कोर्ट में भी जज से जिरह करते हुए कहा गया है वकीलों के द्वारा। तो अब ये कहा जा रहा है कि जिस बात की आशंका थी, कोर्ट शायद उससे अनजान था, लेकिन अब कोर्ट के सामने ये सबूत जाएंगे, IAS अधिकारी सामने खड़े होंगे, वो गवाही देंगे, तो निश्चित जानिए कि इसमें जिन जिन नेताओं ने इन IAS अधिकारी को डराया धमकाया है या गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की है, कानून तो यह कहता है कि किसी को जबरदस्ती धमकाना या गलत फाइल पर साइन कराना, उसमें भी सजा है। तो क्या सौरभ भारद्वाज समेत जो इन अधिकारियों को डराने धमकाने वाले नेता हैं, उस पर भी कोई एक्शन अलग से सुप्रीम कोर्ट लेगा? ये देखना होगा। हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि यदि ये IAS अधिकारी अपनी कंप्लेंट को गृह मंत्री को भेज चुके हैं, गृह मंत्रालय को भेज चुके हैं, तो वहां से भी ये एक्शन हो सकता है कि कोर्ट के थ्रू इन अधिकारियों के खिलाफ अलग से केस चले, अवमानना का केस, अपमान करने का केस, डराने धमकाने का केस। तो निश्चित जानिए कि सौरभ भारद्वाज भी जेल जाते दिख रहे हैं, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। फिर वही बात कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द किसी के बारे में नहीं बोला है, वो फिर भी बच जाएंगे, जेल जाएंगे तो बाकी के नेता। ये जिस तरह का काम चल रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारी चल रहे हैं कि 6 महीने में जब ये अध्यादेश आएगा हम इसे पास नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस गया है, यदि ये उलझलूल बातें ना होती, यदि अधिकारियों को डराया धमकाया ना जाता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस याचिका को ना सुनता। लेकिन इस तरह का मिसबिहेव और बदजुबानी करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या इस मामले को और अपने पुराने पहले आदेश को खुद ही पलटता है कि नहीं। वंदे मातरम।